नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है संघवाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। संघवाद किसे कहते हैं, संघात्मक राज्य, एकात्मक राज्य, संघात्मक शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था की कुछ विशेषता। उसके बाद पढ़ेंगे भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रकार हुआ, और उसी में हम लोग पढ़ेंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इतना पढ़ लेने के बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत का एकीकरण किस प्रकार हुआ, और इतनी विविधता होने के बावजूद भी भारत में भाषा नीति के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं और यह क्यों जरूरी है। ठीक है, और भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार हुआ, और आखिरी टॉपिक रहेगा पंचायत और नगर पालिका। ठीक है, तो इतना कुछ इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक राज्य किसे कहते हैं। वह राज्य जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है लोकतांत्रिक राज्य कहलाती है। मतलब जिस राज्य में या जिस देश में शासकों का चुनाव कौन करे, जनता करे, उसे लोकतांत्रिक देश या लोकतांत्रिक राज्य कहेंगे। ठीक है, और लोकतांत्रिक राज्य दो प्रकार की होती है। पहला है संघात्मक राज्य और दूसरा है एकात्मक राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे संघात्मक राज्य और एकात्मक राज्य में अंतर। बात करें संघात्मक राज्य की, तो इसमें सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। स्तर की बात करें तो केंद्र सरकार ऊपर हो गया, उसके नीचे राज्य सरकार, उसके नीचे स्थानीय सरकार। ठीक है, ये देखा जाता है संघात्मक राज्य में। अगला है, इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। मतलब पावर को एक आदमी अपने पास नहीं रख सकता। ठीक है, वो पावर को क्या करता है, बांटता है। जैसे कि केंद्र सरकार के पास कुछ पावर रहेगा, कुछ राज्य सरकार के पास, कुछ स्थानीय सरकार के पास। तो क्या होता है, इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, आगे है, इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकती। मतलब इसमें जितने स्तर की सरकार होती है सभी स्वतंत्र होते हैं, मतलब कोई किसी का गुलाम नहीं होता। इसलिए केंद्र सरकार चाह के भी राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकती। जो राज्य सरकार को मन करेगा वही काम करेगा। ठीक है, अगला है, इसमें संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। अगर संविधान के मौलिक प्रावधानों में कुछ बदलाव करना है तो इसमें दोनों स्तर की सरकार को सामने आना पड़ेगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, तभी कुछ बदलाव हो सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसमें लिखित संविधान होना आवश्यक है। तभी तो मालूम होगा कि किसको कितना पावर दिया गया है। ठीक है, इसलिए यहां पे लिखित संविधान होना आवश्यक है संघात्मक राज्य में। जैसे यूएसए, भारत, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ये सब क्या है, संघात्मक राज्य के उदाहरण है। बात करें एकात्मक सरकार की, तो इसमें सरकार एक ही स्तर वाली होती है। जैसे कि संघात्मक राज्य में सरकार दो या दो से अधिक स्तर वाली थी। सबसे पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार। लेकिन एकात्मक राज्य में जो सरकार है वो केवल केंद्र सरकार ही होती है। ठीक है, अगर राज्य सरकार है भी तो वो केंद्र सरकार की गुलाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें सत्ता का केंद्रीकरण होता है। मतलब जितना पावर है सब केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, और संघात्मक राज्य में देखे थे सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब पावर को बांट बांट के रखा जाता है। किसमें, केंद्र सरकार के पास कुछ पावर है, फिर राज्य सरकार के पास, फिर स्थानीय सरकार के पास। लेकिन संघात्मक राज्य में जितना पावर है सब कहां है, केंद्र सरकार के पास। इसलिए इसमें सत्ता का केंद्रीकरण होता है। अगला पॉइंट है, इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी कर सकती है। अभी हम लोग देखिए एकात्मक राज्य में जो सरकार है वह एक ही स्तर वाली होती है। अगर मिस्टेक से कहीं कहीं राज्य सरकार मिल जाए या फिर मिस्टेक से कहीं दो स्तर वाली सरकार मिल जाए तो जो निचली स्तर वाली सरकार है वो पहली स्तर वाली सरकार की क्या है, गुलाम है। जैसे कि इसमें राज्य सरकार नहीं मिलता, अधिकतर अगर मिल भी जाए तो वह केंद्र सरकार की गुलाम है। इसलिए इस पॉइंट में लिखा गया है, इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी कर सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसमें संविधान के मौलिक प्रावधानों को केंद्र सरकार अकेले बदल सकती है। मतलब अब जितना पावर है सब केंद्र सरकार के पास है, तो उसमें अगर कोई चेंज करना है संविधान में तो वो अकेले कर सकती है। इसमें राज्य सरकार को पूछेगी नहीं। ठीक है, वो उसको वैल्यू नहीं देगी क्योंकि सारा पावर यहां पे किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। अगला पॉइंट है, इसमें लिखित संविधान होना आवश्यक नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब केंद्र सरकार जो बोल दिया वही कानून। ठीक है, इसलिए इसमें लिखित संविधान है भी तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। उदाहरण की बात करें तो श्रीलंका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब एकात्मक राज्य के उदाहरण है। बात यहां पे इस बात को ध्यान देना है कि ये संघात्मक राज्य और एकात्मक राज्य दोनों लोकतांत्रिक राज्य हैं। ठीक है, भले इसमें शासन करने का तरीका अलग अलग हो। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है संघात्मक राज्य के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे संघात्मक राज्य आखिर किसे कहते हैं।
एक लाइन में बात करें कि संघात्मक राज्य किसे कहते हैं, तो वह राज्य जिसमें दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकार होती है उसे संघात्मक राज्य कहते हैं। जैसे भारत, बेल्जियम, यूएसए सब संघात्मक राज्य के उदाहरण हैं और ये सब अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। आखिर इस चैप्टर का नाम है संघवाद। ये संघवाद किसे कहते हैं, तो शासन की वह व्यवस्था जिसमें किसी देश के राज्यों और केंद्र के बीच, मतलब शासन की वह व्यवस्था जिसमें किसी देश के राज्यों और केंद्र के बीच सत्ता की साझेदारी हो, उसे संघवाद कहेंगे। मतलब संघात्मक राज्य क्या होता है, दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकार हो तो उसे संघात्मक राज्य बोलेंगे, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। लेकिन संघवाद क्या होता है, मतलब अभी संघवाद क्या होता है, तो शासन की वह व्यवस्था जिसमें देश के राज्यों और केंद्र के बीच सत्ता की साझेदारी हो, मतलब केंद्र को कुछ पावर दे दिया गया है, राज्य को पावर दे दिया गया है, स्थानीय सरकार को पावर दे दिया गया है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संघवाद बोलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये संघवाद कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। मतलब संघवाद दो प्रकार के होते हैं, या फिर बोल सकते हैं संघात्मक राज्य दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। पहले नंबर की बात करें तो सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ स्वतंत्र राज्य मिलकर एक संघीय सरकार का गठन करते हैं। यहां राज्य का कहने का मतलब है देश। मान लीजिए कुछ छोटे मोटे देश हैं या बोले तो राज्य हैं, इनके ऊपर कोई बाहरी देश आके हमला करता है, जिससे बचने के लिए, सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये सभी राज्य मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं, एक संघ का निर्माण करते हैं, जिसे संघीय सरकार कहा जाता है। ठीक है, मतलब यहां जो संघ का निर्माण हो रहा है वह राज्य लोग कर रहे हैं, मतलब इसमें राज्य ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, यह राज्य अपनी मर्जी से मिल भी सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। मतलब जिस उद्देश्य से यह संघ का निर्माण किए थे, यह उद्देश्य उनका पूरा नहीं हो रहा है तो यह अपने मन से बाहर निकल भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें राज्य ज्यादा शक्तिशाली होता है, मतलब इस तरह के संघीय सरकार में राज्य ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो बताइए इसका कोई उदाहरण है क्या, इस टाइप का कोई देश है? तो हाँ, इस टाइप का देश में है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। ये पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे देश हुआ करते थे, लेकिन सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये लोग मिलकर एक संघ का निर्माण किए, जिसे हम लोग संघीय सरकार कहते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो बड़े राज्य आंतरिक विविधता से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए छोटे छोटे राज्यों का निर्माण करते हैं। यहां भी राज्य का कहने का मतलब है देश। मान लीजिए कितना बड़ा देश है, इसके अंदर अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। अब यहाँ के लोग भाषा के आधार पर लड़ने ना लगे, इसलिए जो देश है, ये जो संघ है, वो राज्यों का निर्माण करेगी, इन्हें छोटे छोटे राज्यों में बना देगी। आप समझ में, पहले नंबर में जो हम लोग देखे थे उसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण कर रहे थे, और इसमें क्या है, एक बड़ा सा संघ छोटे छोटे राज्यों का निर्माण कर रहा है। मतलब इसमें पहले नंबर की बात करें तो इसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर संघ का निर्माण कर रहे थे, इसलिए राज्य सबसे ज्यादा ताकतवर था, और इसमें देश छोटे छोटे राज्यों का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसमें देश ताकतवर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, ये राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते। अब इनके पास पावर है ही नहीं, तो ये लोग अलग कैसे होंगे केंद्र से? तो ये लोग केंद्र से अलग नहीं हो सकते। आगे है, इसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। जो इस तरह के जो संघीय सरकार होते हैं उसमें केंद्र क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो भारत, बेल्जियम और स्पेन क्या है इसके उदाहरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था की कुछ विशेषता। संघीय देश की बात करें तो इसमें दोहरी सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और अभी हम लोग पढ़ के आ रहे कि संघीय देश किसे कहते हैं, तो वह देश जिसमें दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकार हो उसे संघीय देश कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। केंद्र की बात करें तो केंद्र भी कानून बनाता है और राज्य भी कानून बनाता है, लेकिन अलग अलग विषय पर। टैक्स वसूलने की बात करें तो केंद्र भी टैक्स वसूलता है और राज्य भी टैक्स वसूलता है, लेकिन अलग अलग चीजों से। ठीक है, पुलिस की बात करें तो केंद्र का भी पुलिस होता है और राज्य का भी पुलिस होता है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन हम लोग को पता कैसे चलेगा कि किसको कितना पावर दिया गया है, कि केंद्र किसके ऊपर कानून बनाएगा, राज्य किसके ऊपर कानून बनाएगा, केंद्र कहां से टैक्स वसूलेगा, राज्य कहां से टैक्स वसूलेगा, ये सब हम लोग को पता कैसे चलेगा? मतलब सत्ता की जो साझेदारी है, जो सत्ता का विभाजन है, वो कहां किया गया है, तो संविधान द्वारा सत्ता का विभाजन किया गया है। मतलब किसको कितना पावर दिया गया है, ये सब सारा कहां लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि ना केंद्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, ना राज्य शक्तिशाली है। जो शक्तिशाली है वह कौन है, वह संविधान है। ठीक है, इसमें संविधान ही क्या है, सर्वोच्च है, संविधान को ही ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। अगला पॉइंट है, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान किया जाता है। मतलब एक बड़ा सा देश है और इसमें मान लीजिए कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, अब हम उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते कि वो लोग आदिवासी हैं। ठीक है, नहीं तो देश हमें दंड देगा। तो देश दंड कैसे देता है, तो इसके लिए देश में न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, जो क्या करती है, न्याय करती है।
आया बात समझ में। हम लोग पढ़ लिए संघात्मक शासन व्यवस्था की कुछ विशेषता। अब हम भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था कैसी है उसके बारे में पढ़ने से पहले अब हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है, किस प्रकार शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के बीच। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। हमारे यहां शक्तियों का विभाजन लिस्ट बनाकर किया गया, मतलब सूची बनाकर किया गया। और यह सूची 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची की बात करें तो इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, मतलब संघ सूची में जितने भी विषय हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाएगा और यह कानून पूरे देश के लिए होता है। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ था तो इसमें 97 विषय थे। ठीक है, संघ सूची में शुरुआती दौर पे कितने थे? 97 विषय थे, लेकिन आज वर्तमान में 98 विषय। उदाहरण की बात करें तो सुरक्षा, विदेशी मामला, मुद्रा, बैंकिंग, संचार, रेलवे, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, राज्य सूची की बात करें तो इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाता है और यह कानून राज्य के लिए केवल होता है। ठीक है, इनमें शुरुआती दौर में 66 विषय थे और आज 62 विषय। ठीक है, जैसे में शांति और व्यवस्था, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य, व्यापार, कृषि, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, वही समवर्ती सूची की बात करें तो इन विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, मतलब केंद्र सरकार भी कानून बनाता है और राज्य सरकार भी कानून बनाता है। चलो ठीक है, मान लीजिए कि दोनों कानून बनाता है, दोनों का कानून एक जैसा है तो ठीक है। अगर दोनों का कानून अलग अलग निकला तो जब दोनों का कानून अलग अलग निकले तो केंद्र की प्राथमिकता होती है, मतलब दोनों के कानून भिन्न होने पर केंद्र की प्राथमिकता होती है, मतलब केंद्र को यहां पे वैल्यू दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे केंद्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। अगर दोनों के कानून में भिन्नता है, दोनों के कानून अलग अलग हैं, तो केंद्र का मान्य होगा। ठीक है, शुरुआती दौर में इसमें 47 विषय थे और आज इसमें 52 विषय। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो शिक्षा, विवाह, वन, गोद, ये सब क्या है? ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, मतलब इनके ऊपर संघ भी कानून बनाता है और राज्य भी कानून बनाता है, लेकिन दोनों के कानून में भिन्नता होने पर संघ की वैल्यू रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था की कुछ विशेषता। भारत जो है वह राज्यों का संघ है और यह हमारे संविधान में ही लिखा है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यह कोई देश नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का मान्य होगा। मतलब समवर्ती सूची के ऊपर केंद्र भी कानून बनाता है और राज्य भी कानून बनाता है, लेकिन अगर दोनों के कानून भिन्नता आ जाए तो उसमें वैल्यू किसका रहेगा? केंद्र का रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है जरूरी होने पर राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकती है, मतलब जो केंद्र है वह राज्य सूची के ऊपर कानून बना सकती है, लेकिन जरूरी होने पर। बड़ी दांवपेच है इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत में एक ही नागरिकता की व्यवस्था है, मतलब हम लोग जितने लोग हैं सब क्या है? भारत के नागरिक हैं और अपने राज्य के निवासी हैं। ठीक है, हम लोग अपने राज्य के नागरिक नहीं, हम लोग अपने भारत के नागरिक हैं और राज्य के निवासी। ठीक, अगला पॉइंट है सभी राज्यों के लिए एक ही कानून व्यवस्था है, मतलब जो भारत का संविधान में जो कानून लिखा है वह पूरे देश पे लागू होता है, वह सभी राज्यों पे लागू होता है, भेदभाव नहीं है किसी के ऊपर। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बनाए रखता है। इसका कहने का मतलब है कि जो राज्यपाल है वो केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बनाए रखता है। यदि राज्य में कुछ घटना हुई और उसको केंद्र तक पहुंचाने तो कौन पहुंचाएगा? यही राज्यपाल। ठीक है, या फिर केंद्र में कुछ घटना हुई राज्य को लेकर तो उसको राज्य को बताएगा कौन? तो यही कौन? राज्यपाल। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का एकीकरण किस तरह हुआ। भारत 1947 को तो आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी से पहले भारत 556 देशी रियासतों में बटा हुआ था। मतलब आजादी से पहले भारत के कितने टुकड़े थे? 556 टुकड़े थे। और फिर इनका क्या होता है? एकीकरण। और भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहा जाता है। ठीक है, इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। लेकिन भारत के आजाद होने के बावजूद भी कुछ कुछ क्षेत्र भारत का नहीं था, जैसे कि इसमें देख सकते हैं चंदरनगर, पुडुचेरी, यनाम आदि क्षेत्र फ्रांसीसियों के हाथ में थे, और वही गोवा, दमन दीव और दादरा नागर हवेली ये सब पुर्तगालियों के कब्जे में थे। इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, इसके बाद वाला टॉपिक कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, भारत में भाषा नीति। आखिर भारत में इतनी भाषाओं में विभिन्नता होने के बावजूद भी भारत एक कैसे रहा? तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में भाषा नीति।
भारत में भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब भाषा के आधार पर गठित राज्य है। ठीक है, अगला पॉइंट है सन 1965 के बाद सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बंद होना था, लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्य जैसे तमिलनाडु द्वारा इसका विरोध हुआ। मतलब जब भारत आजाद हुआ था तब भारत के लोग अंग्रेजों और उनकी अंग्रेजी से बहुत ही ज्यादा घृणा करते थे, इसलिए सरकार ने तय किया था कि 1965 के बाद सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बंद कर दे। तो कौन से भाषा में काम करेंगे? पक्का हिंदी भाषा में काम करेंगे, क्योंकि भारत के 40% लोग क्या है, हिंदी जानते हैं और बाकी हिंदी नहीं जानते, तो पक्का हिंदी में ही काम करेंगे। लेकिन जो हिंदी नहीं जानते उनका क्या? तो वही जो गैर हिंदी भाषी राज्य जैसे कि तमिलनाडु ने इसका विरोध किया कि हम हिंदी नहीं जानते और तुम हिंदी में काम करोगे तो हम समझेंगे कैसे, इसलिए अंग्रेजी को बंद नहीं किया जाए। इसलिए अगला पॉइंट है, इस विरोध के कारण सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग की अनुमति दे दी गई, मतलब अंग्रेजी को बैन नहीं किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा की दर्जा नहीं दिया गया है, मतलब हमारा कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। जो बोलते हैं ना हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी जो है वह राज्य भाषा के रूप में अपनाया गया। ठीक है, राज्य भाषा है हमारा हिंदी। ठीक, आखिरी पॉइंट है, हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी और 21 अन्य भाषा मतलब टोटल 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा में रखा गया है। कौन सी अनुसूची में रखा है? तो वह 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कि केंद्र और राज्य का संबंध कैसा है। जब भारत आजाद हुआ तब केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसा है? इनका जो संबंध है वह बहुत ही ज़्यादा खराब था, लेकिन 1990 के बाद क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होने लगी और ये चुनाव लड़ने लगी, जिसके कारण केंद्र में बहुमत की सरकार नहीं बन पा रही थी और केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने लगी। इससे राज्यों को बहुत ही ज़्यादा सम्मान और स्वायत्तता मिलने लगी। स्वायत्तता का मतलब है निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार। इसका कहने का मतलब है जब केंद्र में गठबंधन की सरकार बन रही थी तो क्षेत्रीय पार्टियों को कुछ ज़्यादा ही वैल्यू दिया जा रहा था, और जब क्षेत्रीय पार्टियों को वैल्यू मिलना मतलब राज्य को क्या करना, राज्य को वैल्यू मिलना। ठीक है, यहां एक टॉपिक मिला है गठबंधन की सरकार, तो अब इसको समझते हैं। एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन का सरकार कहते हैं। हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए केंद्र में चुनाव हुआ और कोई भी पार्टी आधी से ज्यादा सीट नहीं ला पाई, तो वहां पे केंद्र में सरकार नहीं बनेगा। तब वो जो बड़ी पार्टी है वो क्या करेगी, छोटी छोटी पार्टियों को अपने में मिलाएगी और सरकार बनाएगी, और उसी सरकार को गठबंधन का सरकार कहते हैं। ठीक है, और जो वो छोटी छोटी पार्टियों को अपने में मिलाई वो उसको कुछ ज्यादा ही वैल्यू देती है। अगर वैल्यू ना दे तो वो छोटी पार्टी उससे बाहर निकल जाएगी, जिसके कारण सरकार गिर जाएगा। इस फोटो के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि यदि इनमें से एक भी पार्टी बाहर निकली तो यह कुर्सी गिर सकता है। कुर्सी गिरना मतलब सरकार का गिरना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। पावर को विभिन्न लोगों के बीच बांटना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है, और वही पावर को सबसे छीन के केवल एक आदमी के पास रखे रहना सत्ता का केंद्रीकरण कहलाता है। मतलब बांटना मतलब विकेंद्रीकरण और जमा करके रखना मतलब केंद्रीकरण। ठीक है, यहां लिखा हुआ है जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। मतलब केंद्र सरकार से शक्ति ले लो और राज्य सरकार से भी शक्ति ले लो, और इन दोनों से थोड़ी थोड़ी शक्तियां लेकर किसको देना है, स्थानीय सरकार को देना है। इसी को क्या बोलना है, सत्ता का विकेंद्रीकरण बोलना है। ठीक है, आखिर ये क्यों जरूरी है? स्थानीय सरकार की क्या जरूरत पड़ गई? केंद्र से काम चल रहा था, राज्य से काम चल रहा था, अभी स्थानीय सरकार की क्या जरूरत पड़ गई? तो उसी के लिए है सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों जरूरी है। अनेक मुद्दों एवं समस्याओं का सही निपटारा केवल स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया से किया जा सकता है। ठीक है, लोगों को अपने इलाके की ज्यादा समझ होती है। इसका कहने का मतलब है यदि हमारे घर के सामने का रोड खराब है और हमको रोड बनवाना है तो उसके लिए हम केंद्र के पास थोड़ी जाएंगे या राज्य के पास थोड़ी जाएंगे, तो जाएंगे कहाँ? तो उसके लिए एक अलग सरकार की स्थापना की गई है जिसे स्थानीय सरकार कहते हैं, और ये सरकार हमारे आसपास के ही लोग रहते हैं इस सरकार में, और इनको हमारे इलाके की कुछ ज्यादा ही समझ होती है, इसलिए ये क्या बोलते हैं, इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार हो। हमारे संविधान में तो बहुत पहले से स्थानीय सरकार के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। लेकिन सन 1992 में स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और यह पूरे भारत पे लागू हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। किसका? राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, स्थानीय सरकार का चुनाव कौन यहां पे देखता है? राज्य चुनाव आयोग, और यह राज्य के नियंत्रण में
होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत पीछे होते हैं, ठीक है, हमारे समाज में। और आखिरी पॉइंट है महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीट आरक्षित कर दी जाती है। इसका कहने का मतलब है कि 5-5 साल करके यदि 3 बार चुनाव हो और महिला जो है वो तीनों में खड़ी हो, लेकिन एक चुनाव ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल महिला ही खड़ी हो, पुरुष उसमें खड़े नहीं हो। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही था कि महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीट आरक्षित कर दी गई। ठीक है, अब हमारे यहाँ क्या हो गया, अब हमारे यहाँ 3 प्रकार के सरकार हो गए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकार अलग होती है और शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकार अलग होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को पंचायती राज कहते हैं और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को नगर पालिका कहते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है वह है स्थानीय सरकार की संरचना। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो इसमें स्थानीय सरकार को 3 भागों में बांट के रखा गया है। सबसे ऊपर जो आता है वह है जिला परिषद, जो कि एक जिला के लिए होता है, और इसके नीचे आता है पंचायत समिति, जो कि प्रखंड के लिए होता है। अब पंचायत समिति के भी नीचे आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राम पंचायत, और यह पंचायत के लिए होता है। ग्राम पंचायत को पंचायत समिति नियंत्रित करता है और पंचायत समिति को जिला परिषद। अब जिला परिषद की बात करें तो इसके प्रधान को चेयरमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेयरमैन कहा जाता है। जिला परिषद के प्रधान को चेयरमैन कहा जाता है, और वही पंचायत समिति के प्रधान को यहां प्रमुख कहा जाता है। ठीक है, और वही ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। बहुत से जगहों पे ग्राम पंचायत के प्रधान को प्रधान ही कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जिला परिषद के प्रधान को चेयरमैन कहा जाता है, पंचायत समिति के प्रधान को प्रमुख कहा जाता है, और ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई ग्रामीण इलाकों के लिए। अब बात करते हैं शहरी इलाकों में स्थानीय सरकार की संरचना कैसी है। 40,000 से कम जनसंख्या वाले छोटे शहरों के लिए नगर पंचायत की व्यवस्था की गई है, और वही 40,000 से अधिक लेकिन 5 लाख से कम जनसंख्या वाले मध्यम शहरों के लिए यहाँ नगर परिषद की व्यवस्था की गई है, और वही 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों के लिए नगर निगम की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नगर पंचायत की बात करें तो इसके प्रधान को चेयरमैन कहा जाता है, और वही नगर परिषद की बात करें तो इसके प्रधान को अध्यक्ष कहा जाता है, और नगर निगम की बात करें तो इसके प्रधान को क्या कहा जाता है? मेयर या फिर महापौर कहा जाता है। ठीक है, चैप्टर हो गया खत्म। अगर इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा टेलीग्राम, और वहां पे सर्च करना पड़ेगा ज्ञानतंत्र 0। यह पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। अब मिलेंगे कोई और चैप्टर में।